ऑप्शन का चुनाव करिएगा और जिस तरीके से आप परीक्षा में करेंगे ठीक उसी की तरह से आप लोगों को यहाँ पे समझ बूझ कर प्रश्न का जवाब देना है। सवाल हमारे सामने है 31 और कहता है कि आपराधिक कानून डैश के अंतर्गत आता है और यह न्याय का एक सिद्धांत है जो अपराध के प्रति प्रतिकारात्मक रूप न्याय, से सुधारात्मक स्वीकार अनुपातिक दंड पर विचार करता है। एकात्मक सर सर सुधारात्मक ए ऑप्शन सुधारात्मक न्याय। ऑप्शन ए प्रतिकारात्मक। प्रतिकारात्मक ही होगा। अच्छा, प्रतिकारात्मक न्याय भी हो सकता है, किसी बच्चे का कहना है, और सुधारात्मक न्याय भी हो सकता है और बच्चों का कहना है सुधारात्मक से। चलिए, मैं आप लोगों से इस पर व्याख्या करना चाहूंगा और ध्यान दीजिएगा। जो भी अगर आपको डाउट बने आप मुझे पूछेंगे भी, मैं आपको बताऊंगा भी। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, प्रतिकारात्मक न्याय होता है। अब क्या होता है इन सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आप समझेंगे तब आप करेक्ट कर पाएंगे। देखिए, आपराधिक कानून के अंतर्गत प्रतिकारात्मक न्याय आएगा और यह वह न्याय का सिद्धांत है जो अपराध के प्रति नैतिक रूप से, जहां मोरल, ध्यान रखिएगा, नैतिक रूप से स्वीकार अनुपातिक दंड पर विचार किया जाता है। अनुपातिक विचार दंड पर कहने का जो भाव है, प्रतिशोधात्मक न्याय सजा का एक सिद्धांत होता है और प्रतिशोधात्मक न्याय को ही प्रतिकारात्मक न्याय कहते हैं। क्या कह रहे हो आप? देखिए, इस न्याय में जब कोई अपराधी कानून तोड़ता है, क्या करता है? कानून तोड़ता है, तो न्याय की आवश्यकता होती है और वे बदले में भुगते और या भुगतान या आप अपराध की प्रतिक्रिया, और ऐसी कंडीशन पर, अपराध की प्रतिक्रिया की कंडीशन पर समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, तो जैसा जिस टाइप का अपराध होगा उसी टाइप का दंड भी दिया जाएगा। बात समझ रहे हैं मेरी बात? यस सर। वही क्रिया आपके प्रतिकारात्मक न्याय होता है। फिर आप सोच रहे होंगे कि सुधारात्मक न्याय, देखिए सुधारात्मक न्याय में एक नाम याद रखिए, अरस्तू, और अगर अरस्तू याद रहेंगे तो आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। इन्होंने कहा कि न्याय से जो नागरिक के अधिकारों की या अन्य व्यक्तियों के द्वारा हनन होता है वहां उसकी रोकथाम पर बल देता है, वो सुधारात्मक न्याय कहा। और ये बात मैं आपको बता दूं, अरस्तू नाम याद रखिएगा, नागरिक जो होते हैं उनके हनन पर रोक लगाने की बात की गई है। ये बात ध्यान रखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा, ये सुधारात्मक न्याय है। जो विवरणात्मक या वितरणकारी न्याय होता है वो शक्ति और संरक्षण का वितरण होता है। शक्ति, सत्ता, मतलब मैं आपसे ये कह सकता हूं कि व्यक्ति की योग्यता और योगदान के अनुरूप करने की जो बात होती है, अनुरूप व्यक्ति की योग्यता, मैं आपसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा व्यक्ति की योग्यता और प्लस में एक और शब्द जोड़ता हूं, योगदान के अनुरूप, योगदान के अनुरूप, और ये शब्द रिप्रेजेंट होता है आपका वितरणकारी न्याय में। सर अरस्तु वाला एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए, सुधारात्मक का। भाई, सुधार नागरिकों के अधिकारों की अन्य व्यक्तियों के द्वारा जो हनन होता है उस पर रोक। ठीक है। प्रक्रियागत न्याय, प्रक्रियागत का मतलब है उन प्रक्रियाओं से जहां निष्पक्षता, किससे? प्रश्न में निष्पक्षता लिखा रहेगा, जब ये प्रश्न रहेगा तो निष्पक्षता के विचार को संदर्भित कर रहा होता है ये। और जो विवाद होते हैं
अब जाहिर सी बात है, कोई विवाद अगर है तो उस विवाद को हल करना है तो निष्पक्षता भाव से ही करेंगे आप। तो मैं यहाँ पे दो बातें बता रहा हूँ कि एक आप याद रखिए कि विवाद को हल करने के लिए संसाधनों का आवंटन किया जाता है और निष्पक्षता के विचार को संदर्भित के माध्यम से या उसी के आधार पर प्रक्रियात्मक न्याय किया जाता है विवाद को हल करने के परिप्रेक्ष्य में। अब यहाँ प्रश्न सिंपल है कि अपराध के नैतिक रूप में अनुपातिक हो या समानुपातिक हो तो अब प्रक्रिया प्रतिकारात्मक न्याय कहलाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। सर विवाद को हल करने में ये किस में आएगा सर? विवाद को हल करना है तो सर प्रक्रियागत होता है वो। प्रक्रियागत न्याय में। हाँ प्रक्रियागत। चलिए 32 सर साक्षात्कार देने वाले के द्वारा सर दोनों के द्वारा साक्षात्कर्ता के सेकंड वाला सर। सर ऑप्शन डी साक्षात्कार और साक्षात्कार देने वाले दोनों व्यक्ति। 2 नंबर सर, 2 नंबर सेकंड वाला। ऑप्शन बी 2 नंबर होगा सर। एक बात तो ये तय है, मैं आपको बता दूं कि ये प्रश्न कई बार रिपीटेड हुए हैं। यस ये सर। प्रश्न रिपीटेड है, तो आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में अगर मैं आपसे बात करता हूं तो साक्षात्कारता के द्वारा साक्षात्कार के दौरान साक्षात्कार निर्देशिका का उपयोग किया जाता है। सर सेकंड। तो हम ये बात कह सकते हैं साक्षात्कारकर्ता कि के ऑप्शन द्वारा नंबर सर। बी इज द राइट आंसर। ये आपका करेक्ट जवाब होगा। तो किसके द्वारा साक्षात्कार के दौरान साक्षात्कार निर्देशिका का उपयोग किया जाता है? साक्षात्कारकर्ता के द्वारा। हाँ, और ये बहुत ही सरल सवाल था, ये बात ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33, निःशक्त व्यक्ति के अधिकार अधिनियम 2016 में कितनी दिव्यांगताओं को सूचीबद्ध किया गया था? आप 21 थर्ड ऑप्शन सर 21। सर 21 ऑप्शन नंबर सी। देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के नाम से आप लोग जानते भी हैं, है ना। ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में आया और यह स्थान लिया है पीडब्ल्यूडी का। और लोकसभा ने जब इसे विधेयक के रूप में बनाया तो वह डेट थी 16 दिसंबर, और फिर 14 दिसंबर को अगर हम बात करते हैं 2016 में ही तो राज्यसभा की भूमिका आई। सही बात है? नहीं सर, गलत है सर। क्यों? सर 2014 में इसको सर संसद में लाया गया था और लोकसभा, हाँ सर, राज्यसभा में 14 दिसंबर और 16 दिसंबर को लोकसभा से पारित किया गया। ओके, हाँ जी, क्या ये बात और 2011 में ड्राफ्ट बना था सर इसका। बताइए, क्या ये बात सही है? जी सर। दिव्यांगता के अधिकार अधिनियम से ये सवाल सर 14 दिसंबर को लोकसभा में सर, 16 दिसंबर को राज्यसभा में। नहीं, 14 को राज्यसभा में और 16 को लोकसभा में, और 28 दिसंबर को सर राष्ट्रपति द्वारा इसको सर लागू कर दिया गया था। नहीं, लागू नहीं किया था, मतलब हस्ताक्षर कर दिए थे, और जून 2017 में इसको लागू कर दिया था। सर पहले लोकसभा में तो जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। सर 21। नहीं, कोई भी बिल सबसे पहले लोकसभा में ही ज्यादातर पेश होते हैं, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि पहले लोकसभा आएगा उसके बाद राज्यसभा आएगा। हाँ जी, पहले लोकसभा में जाता है, फिर उसके बाद अगर वो मतलब उसको मान लिया जाता है या ज्यादा उसकी कंफ्यूजन हो रहा है सर यहाँ पे, पर पहले मेरा तो राज्यसभा ही सर। हाँ, अगर विपक्ष कभी विरोध करता है या ऐसी कंडीशन बनती है तो फिर राज्यसभा में जाता है, तो पहले लोकसभा से पारित करके बैठते। अच्छा,
सर इसकी डेट बता देना फिक्स सर। 14 दिसंबर लोकसभा और 16 दिसंबर राज्यसभा है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है। आप सर को बोलने का मौका देंगे सर, जब भी तो हाँ, बोलेंगे। यही तो सबसे बड़ी चीज है, मैं उसी का इंतजार कर रहा था, आप लोगों का ही सुन रहा था ये बातें। अब मेरी बात को एक एक पॉइंट को नोट करिएगा, और बड़ा ही, अब मैंने इसके बारे में कई बार आप लोगों से बताया है, जो कि आप सभी लोगों में से किसी बच्चे ने सही जवाब नहीं दिया। आप सभी लोग आपस में गलत व्याख्या कर रहे थे, सभी लोग। चलिए मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए और यहीं पर क्लियर कर लिए कि दोबारा आपको ये शायद कॉपी पेन ना उठाना पड़े इसके बारे में समझने के लिए। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये 21 साल बाद आया है, और 21 साल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये 1995 का ही स्थान लिया है, इस वजह से हम इसे कहेंगे 21 वर्ष बाद। ठीक है। दूसरी बात यहाँ जो मैंने कहा 21 वर्ष, बेसिकली इसमें ड्राफ्ट की जब बात होती है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की ड्राफ्ट की बात, तो एक ड्राफ्ट बिल होता है, ड्राफ्ट बिल होता है, और वो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की बात मैं करता हूं तो वो 2011 का है। बात को ध्यान रखना है। और जब बात होती है विधेयक संसद में, यही शायद आप लोग कह रहे हैं, विधेयक संसद में मैं लिख रहा हूं पेश किया 2014, तो वो 2014, 7 फरवरी 2014। ये आप ध्यान रखिए, इसको आप ध्यान रखिए। ये आपके अभी मैंने 2 बातें बताई हैं, ठीक है। तीसरी बात, राज्यसभा में 14 दिसंबर 2016 दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक को पारित किया गया। क्या किया गया? पारित किया गया सर। जी 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 सर। तीसरी बात, लोकसभा में 16 दिसंबर 2016 में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार को विधेयक को पारित किया गया। ये 3-4 तथ्य बताया है मैंने अभी आपको। ये तो उम्मीद है कि ये दोनों बातें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। आगे और भी तथ्य हैं, तो भी जानने का प्रयास करें। उसके बाद पेपर में राष्ट्रपति की सहमति भी प्रश्न आ जाता है कभी कभी। 27 दिसंबर, जी सर। राष्ट्रपति की सहमति, राष्ट्रपति की सहमति की बात अगर हो तो 28 दिसंबर 2016 अधिनियमित किया गया, और यह एक लॉ बन गया। यह अधिनियम लागू कब हुआ? यह एक्ट लागू कब हुआ? तो 2017। 2017। यह भारत के संविधान में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 कौन से अनुच्छेद में अधिनियमित किया गया है? 253। 253 अनुच्छेद। इस आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में कितनी प्रकार की डिसेबिलिटी बताई गई है? तो याद 21। डिसेबिलिटी जो बताई गई है वो 21 टाइप की डिसेबिलिटी बताई गई है। आगे इतनी बात क्लियर हो गया? यस सर। चलो, बहुत चल आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं। अब तो याद रहेगा ना आप लोगों को। देखो, इतने स्क्रीनशॉट अगर लेना तो ले लीजिए, क्योंकि मैंने आरपीडब्ल्यूडी के संबंध में जो इम्पोर्टेंट तथ्य मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। सर, कोई भी विधेयक पहले राज्यसभा में जाता है सर? हाँ, कोई भी विधेयक पहले राज्यसभा में जाता है, फिर लोकसभा में। क्लियर
क्लियर हो गया है? तो मैं आगे लूं नेक्स्ट प्रश्न। जी यस ओके, यस सर। आ जाइए। वर्ष 2017 की ग्लोबल हैंगर इंडेक्स, चलिए आप लोग इस प्रश्न को पढ़ के जवाब दीजिए मुझे। सर ये 33 वाला सर, डी तो ऑप्शन। 21 ही आएगा ना? डी ऑप्शन जी 101 में। सर डी ऑप्शन 101। 101। ओके, सर 33 नंबर वाले में 21 आएगा ना, 21 प्रकार की दिव्यांगता। अरे सर जी 21 प्रकार की दिव्यांगता तो बताया है, तो अपने आप को सर कंफ्यूज करते हैं। 21 प्रकार की ही डिसेबिलिटी है ना? ओके ओके बहुत सरल सवाल है, ऐसे सवाल अगर आप गलत करेंगे तो समझिए आप बहुत पिछले जाएंगे, है ना? सर, मेरे से बहुत कंफ्यूजन हुआ था सर, ये आपने पढ़ाया तब से थोड़ा सा क्लियर। नहीं कोई बात नहीं, लेकिन बहुत इजी सवाल है। अगर आप कोई दूसरा प्रश्न कहते तो चलो मान भी लेता कि हाँ थोड़ा सा टफ है, लेकिन ये बहुत सरल प्रश्न है जो आपने किस तरह। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा ग्रुप में जो इसको नहीं पता होगा, सबको बात। अगला सवाल बताइए जरा, 34 का जवाब क्या आया है आप लोगों का? सर सर मुझे कंफर्म नहीं है डी सर, आप बता ऑप्शन दीजिए। 101। जी देखिए बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं, 18 का है जून का, तो उस समय 2017 में 100वें पावदान पर था ग्लोबल हंगर इंडेक्स। और यहाँ अगर मैं बात करूं तो उस रिपोर्ट में भुखमरी की गंभीर स्थिति वाले देशों में भारत को जो रैंक दिया गया था, वह रैंक था 101। ये आपका सही था। लेकिन अगर मैं अब आपसे बात करता हूं, वर्ष 2022 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में भुखमरी की गंभीर स्थिति वाले देशों में भारत का रैंक देश में कौन सा स्थान है, तो अब क्या जवाब देंगे? 132 100 सर, हाँ 132 आप लोग कुछ और बता रहे हैं मुझे। ये काम है 107 है सर अभी 2022 में। ये भारत की जो एक ऐसी स्थिति, यहाँ अगर आपको जवाब देना है ग्लोबल हंगर के संबंध में, तो 107वें पायदान पर है। ठीक है, 121 देशों में से कौन से पायदान पर है? 107। बात को ध्यान रखेंगे, मैं बात सर 2022 के अनुसार 2022 के अकॉर्डिंग, 2022 के अकॉर्डिंग ये आपको ध्यान रखना है। साल 2022 की रिपोर्ट में पूरी दुनिया में मामले में जो भूखमरी की स्थिति बताई गई है, भारत का जो स्थान बताया गया है वो बताया गया है 107 नंबर के पायदान पर। आशा करता हूं कि शायद आप समझ गए होंगे, और यह आपको ध्यान भी रखना होगा, है ना? और यही हमसे पेपर में अगर पूछा जाएगा तो यही आने वाला है। इसी में भुखमरी सूचकांक में, जैसे हंगर यानी भुखमरी, भोजन की कमी से होने वाली परेशानियों को संदर्भित करता है, तो उसी पर 4 आधार बताए गए हैं। 4 आधार वो हैं जो हम लोगों से पेपर में देखने को मिल सकते हैं कि निम्न में कौन कौन से आधार हैं। पहला है आपका अल्प पोषण। 4 आधार में पहला आधार है अल्प पोषण, जनसंख्या का वह हिस्सा जिसका कैलोरी सेवन अपर्याप्त हो। ये पहला बेसिकली इंपॉर्टेंट है, इसे भी अगर आप चाहें तो नोट करते चले साथ साथ। 4 आधार है, और ये 4 आधार क्या सर आप नोट कर दीजिए सर। सर पहला वैश्विक भूखमरी सूचकांक के 4 आधार पर विचार किया। नंबर 1 अल्प पोषण, जहां बताया गया कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक स्कोर के 1/3 भाग का निर्माण करता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, 1/3 भाग का निर्माण करता है, और वो है अल्प पोषण। नंबर 2 पॉइंट, चाइल्ड स्टैटिंग, चाइल्ड स्टैंडिंग
मतलब 5 साल से कम आयु के बच्चों का वह हिस्सा जिनका कद उनकी आयु के अनुरूप कम है, जो गंभीर अल्पपोषण को दर्शाता है। और यहां वैश्विक भुखमरी सूचकांक का जो स्कोर का निर्माण है वो 1/6 भाग का निर्माण करता है। ये आप ध्यान रखेंगे। तीसरी बात, चाइल्ड वेस्टिंग। वेस्टिंग सर हिंदी में चाइल्ड वेस्टिंग, प्रोटीन डेफिशिएंसी। चाइल्ड वेस्टिंग कर लीजिए। वेस्टिंग 5 साल से कम आयु के बच्चों का, यहां पर भी 5 वर्ष से कम या 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का वह हिस्सा जिनका वजन उनके कद के अनुरूप कम हो। यहां वजन की बात है। और उसमें क्या था चाइल्ड स्टैंडिंग में? कद, हाइट की सर। कद, कद। हाँ, हाइट। ठीक है, याद रखिए यही कीवर्ड है। और यहां आपको अगर हम बात करें वैश्विक भुखमरी सूचकांक में 1/6 भाग का ही निर्माण इसमें भी करता है। ये बात आप ध्यान रखिए। और एक चौथा और लास्ट, बाल मृत्यु दर। बाल मृत्यु दर 5 वर्ष की आयु से पहले, 5 साल से पहले मृत्यु का शिकार हो जाने वाले बच्चों का हिस्सा जो अपर्याप्त पोषण और अस्वास्थ्यकर वातावरण के घातक मिश्रण को प्रकट किया है। जहां वैश्विक लेवल पर भुखमरी का जो सूचकांक बताया गया वह कहा गया कि 1/3 भाग का निर्माण करता है। 1/3 भाग का। तो ध्यान रखिएगा 1/3 बाल मृत्यु दर भी है 5 साल से नीचे, और उसके बाद अल्प पोषण भी है, लेकिन 1/6 कद और वजन में है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपसे प्रश्न आएगा विचार वाले में तो ये जरूर हो सकता है प्रश्न बना दिया जाए, वहां से पूछ लिया। बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। पता है आपको भुखमरी से निपटने के लिए सरकार ने कुछ योजनाएं चलाई हैं। क्या मैं आपको 2-3 योजनाओं के बारे में बता दूं भुखमरी से? जी सर। भुखमरी से निपटने के लिए सरकार ने कुछ योजना चलाई है और उन योजनाओं के बारे में भी आप लोग भलीभांति तरीके से परिचित होंगे, मुझे जहां तक उम्मीद है। जैसे अगर मैं सिंपल शब्दों में आप सबसे बात करूं तो आपने एक सुना होगा पोषण अभियान मिशन। कब आया है पोषण 2017 मिशन? 2018 में है सर। 2018 में शुरू किया गया। बहुत बढ़िया जवाब आया भाई इनका। 2018 में ये स्टार्ट किया गया और बच्चों और गर्भवती महिलाओं को स्तनपान कराने वाली माताओं के संबंध में पोषण से रिलेटेड है। ये उद्देश्य ही भाई इसका है कि भारत को कुपोषण से मुक्त कराना है। ये सबसे बड़ा उद्देश्य है इसका। यहां मैं आपसे कहूंगा कि स्टैटिंग, अल्पपोषण, अमेनिया और जन्म के समय कम वजन को क्रमशः 2%, 3% और 2% प्रतिवर्ष कम करने को रिप्रेजेंट किया जाता है। एक प्रकार से बताया जाता है कि इतने वर्ष प्रतिवर्ष जो है कम होता रहे। यहां जो स्टैटिंग बात आती है वो ICDS की भूमिका निभाती है। अमेनिया वगैरह भी है, इसी के परिप्रेक्ष्य में ही सारे तथ्य मेंशन किए गए हैं। इसमें आपको ये बात ध्यान रखना है। उसके बाद एक आता है प्रधानमंत्री मातृत्व लाभ योजना के संबंध में। अगर मैं आपसे मातृत्व लाभ योजना कह लूं या इसी को मैं या लिखकर प्रधानमंत्री मातृ वंदना
योजना कह लूं, या इसी को मैं PMMVY कह लूं, प्रधानमंत्री सर मातृत्व वंदना माता तो आप योजना 1995 में आई थी ना सर? कौन सा? जनवरी 2017। ये 1 जनवरी 2017 को आई थी, ये बात आपको ध्यान रखना है। 1 जनवरी 2017 को आई। तो ध्यान रखिएगा, ये 3 नाम है, तीनों नाम भी आपको ध्यान रखना है। इसमें गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली नगद राशि को हस्तांतरित सीधे उनके बैंक खाते में किया जाना, ताकि वे अपनी पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकें और आंशिक रूप से उनके वेतन के नुकसान की भरपाई किया जा सके, इसलिए इस योजना को चलाया गया था। काफी इंपॉर्टेंट तथ्य है। और लाभार्थी को यहाँ शर्तों को पूरा करने के लिए 3 किस्तों में 5,000 रुपए का नगद लाभ प्राप्त की बात थी। देखिए, ये प्रश्न योजना वगैरह के संबंध में पूछे जाते हैं भाई, इसलिए आप ध्यान रखें। और इस बार आपको जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ भूखमरी के संबंध में, और भी योजनाएं बताया है मैंने गरीबी के संबंध में भी, तो वो जरूर ध्यान रखें, क्योंकि योजनाएं भी अपने आप में इस बार प्रश्न बनाएंगी अवश्य। तो 5,000 रुपए जो है कितनी किस्तों में? 3 किस्तों में नगद प्रोवाइड कराने की बात करता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इसके लिए यहाँ जो है पात्र लाभार्थी को जननी सुरक्षा योजना के तहत भी नगद प्रोत्साहन राशि के दी जाते समय, तो वहां पे महिला का औसतन जो होगा वो 6,000 रुपए की सहायता प्रोवाइड की जाएगी। तो जो जननी सुरक्षा योजना है वहां पर 6,000 रुपए है, और यहाँ पर जो है आपका 5,000 है, ये बात आप ध्यान रखें। सर ये जननी सुरक्षा योजना डिलीवरी के बाद मिलती है ना सर? डिलीवरी के बाद? हाँ, जननी सुरक्षा योजना जो है मैम, बेसिकली माताओं और नवजात शिशुओं की मृत्यु दर को कम करने के लिए भारत सरकार ने इसके लिए चलाया था। यह योजना सन 2005 में 12 अप्रैल को चलाया, और इसने कहा कि गरीब गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने, इसलिए ये बात आप कह सकते हैं कि अगर वो सरकारी अस्पताल में डिलीवरी कराए तो? हाँ, सरकारी अस्पताल में डिलीवरी कराएगी तो मिलेगी सर, वरना नहीं मिलेगी। हाँ भाई, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना है ना। तो इसके संबंध में गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लाभ के बारे में बताना, और बहुत सारी चीजें हैं इसके अंतर्गत जोड़ा गया है, ठीक है। तो इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे। टीबी के खिलाफ BCG टीका, नवजात शिशुओं के लिए टीकाकरण इत्यादि जो भी चीजें हैं उनके बारे में ये बातचीत करता है। मैं आशा करता हूं कि ये भी आप समझ गए होंगे। जननी सुरक्षा योजना के बारे में भी मैंने थोड़ा सा जिक्र भी कर दिया कि 2005 का है, जो इसी को रिप्रेजेंट करता है, ये भी बात आप बात करते हैं एक और गरीब के संबंध में कि सरकार ने क्या योजना चलाई है। फूड फोर्टिफिकेशन है ना, फोर्टिफिकेशन है। आपने शायद पहली बार नाम भी सुन रहे होंगे, तो कुछ बच्चे तो सुना ही होंगे। आपने एक नाम सुना होगा, यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा उसका फुल फॉर्म भी, FSSAI। इसको ध्यान रखिएगा, नोट करिएगा, क्योंकि पेपर में ये भी सवाल अपने आप में प्रश्न बनाता है। तो ये भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है, मानक प्राधिकरण है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसे हम क्या कह सकते हैं? इसको हम क्या बोल सकते हैं? FSSAI मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब ये जो चलाया गया है FSSAI, वो स्वास्थ्य और आजीविका पर फूड फोर्टिफिकेशन के प्रतिकूल प्रभावों के संबंध में चेतावनी। क्या कर रहे हो आप लोग? म्यूट क्यों हो गया? रिमूव कर दिया जाए क्या आप लोगों को? है नहीं सर, सुन रहे। अब देखिए, जो फूड फोर्टिफिकेशंस है
वो बेसिकली विटामिन्स और खनिज के साथ चावल और खाद्य तेलों को अनिवार्य के रूप में दर्शाया है, ये वाला फूड फोर्टिफिकेशन। ये अनीमिया और कुपोषण से लड़ने के लिए सरकार ने वर्ष 2021 से देश भर में समेकित बाल विकास सेवा और मध्याह्न भोजन के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल वितरित करने की योजना को बना रही है, जिनमें से आकांक्षी जिलों पर विशेष ध्यान भी दिया गया है। तो यहां आप ध्यान रखिएगा कि एक स्वस्थ आहार देने की बात की जा रही है, नेचुरल फूड देने की बात की जा रही है, ठीक है। इसकी भूमिका है स्वास्थ्य के संबंध में, तो ये बात आप ध्यान रखिए। और वो भी प्रक्रिया 2021 वाली है ना, 2021 वाली। लेकिन जब बात आई कि खाद्य सुरक्षा और मानक खाद्य पदार्थों को फोर्टिफिकेशन विनिमय, वो 2016 को मजबूत करने वाली एक सूची जारी की गई थी, जिसे गेहूं का आटा, चावल, आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड इत्यादि, जैसे दूध, खाद्य तेल इत्यादि चीजों के बारे में बताया गया और उसके अकॉर्डिंग जो है दिया जा रहा था। तो मैं आपको यहाँ पे दो बातें बताना चाहूंगा कि सरकार ने इंटरफेयर कहाँ किया है, हस्तक्षेप कहाँ किया है। 3 जगह किया है सरकार ने फूड फोर्टिफिकेशन में। अब इनके बारे में आपको बताऊं, अच्छा ये मत सोचिएगा कि अगर 2021 है तो ये 2021 से पहले की बाद की प्रोसेस क्यों आई। मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सरकारी हस्तक्षेप में एक शब्द आया कि FSSAI, और ये प्रक्रिया 2016 की रही, जहां आप समझ लीजिए विटामिन B12, फोलिक एसिड और इत्यादि जो भी विटामिन चीजें हैं, आयोडीन इत्यादि चीजें जो है इस पे दिया गया। इस चीज में आप ध्यान रखिएगा पर्याप्त मात्रा में। दूसरा आप ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय पोषण रणनीति, और ये बात रही 2017 की, जहां एनीमिया, विटामिन ए, आयोडीन की कमी को दूर करने की बात की गई, और ये भी प्रक्रिया फूड फोर्टिफिकेशन के तहत ही हस्तक्षेप की सूचीबद्ध थी। थर्ड, मिल्क फोर्टिफिकेशन प्रोडक्ट था, मिल्क फोर्टिफिकेशन प्रोडक्ट, और ये वर्ष 2017 रहा। ये अच्छा, ये भी 2017 है, ठीक है। यहाँ राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का नाम सुना होगा, जिसके द्वारा विश्व बैंक और टाटा ट्रस्ट के सहयोग से एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको लॉन्च किया गया था। ये प्रक्रिया थी। इसका मुख्यालय अगर हम बात करते हैं FSSAI का, वो दिल्ली में है, और भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत इसे जो चलाया जा रहा है। ये नीतियां बनाने में सरकार को सुझाव देती है, खाद्य सुरक्षा के संबंध में देश भर में सूचना जो है नेटवर्क बनाती है। ये इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एक आता है, 2 मैं और बताऊंगा बस, उसके बाद गरीबी के संबंध में। एक आता है आपका नाम सुना होगा इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष के बारे में। जी सर। है ना? जी सर। जी सर। मिशन इंद्रधनुष बेसिकली 2014 सर। जी 2014। ओके। यहाँ अगर हम बात करते हैं तो इस चीज को आप लोग सभी लोग ध्यान रखेंगे। जब सबसे पहले इसमें बेसिकली 1.0, 2.0, 3.0 करके एक मिशन के माध्यम से इसे गोल जोड़ा जाता है, तो उस तरीके से हम इसको ज्वाइन करते हुए बोलते हैं कि 2.1 है, 3.0 चल रहा है, 3.1 चल रहा है, इस तरीके से बताते हैं। सिंपल सी बात है, टीकाकरण अगर की बात करते हैं, टीकाकरण से संबंधित है ये। अगर आपसे कोई पूछे कि मिशन इंद्रधनुष योजना के बारे में, तो ये किसके संबंध में है, किससे जुड़ा हुआ है, तब आपका जवाब क्या आना चाहिए? वैक्सीनेशन सर बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है, अब वैक्सीनेशन। मिशन इंद्रधनुष की स्थापना अभी आप बताया भी मुझे आप लोगों ने कि ये 25 दिसंबर 2014 14 सर। 14। तो ये भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत मिशन इंद्रधनुष को सुशासन दिवस के अवसर पर इसको स्टार्ट किया गया था, चलाया गया। अब ये ना सभी टीकों के साथ जो है आबादी के उस हिस्से तक पहुंचाना जहां टीकों के वितरण का अभाव होता है, ये बेसिकली इसका उद्देश्य या लक्ष्य रखा गया था।
इस तरीके से ये काम करता था इसके संबंध में। और एक था ईट राइट इंडिया मूवमेंट, काफी इंपॉर्टेंट आप नाम सुन रहे हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे। ईट राइट इंडिया मूवमेंट है ना, याद रखिएगा इसको। अच्छा, ये जानते हैं किसी संबंधित था? ये भी एक प्रकार से सुरक्षित और स्वस्थ एवं टिकाऊ भोजन की संस्कृति बनाने पर बल देता था, है ना, ईट राइट इंडिया मूवमेंट। ये शुरुआत कब हुआ? ये 2006 में शुरुआत हुआ, और ये भी भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक अथॉरिटी जो है उसी के संबंध में भारत में लोगों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के बारे में ही बात करता था, उसी के संबंध में था टिकाऊ भोजन। कब स्टार्ट हुआ ये? जी, कब स्टार्ट हुआ ईट राइट? 2006। अच्छा, अब ईट राइट इंडिया आंदोलन, ये 9 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अथॉरिटी ने इसी ईट राइट इंडिया आंदोलन को 9 अन्य फाइनलिस्ट के साथ जो है फूड सिस्टम विजन पुरस्कार से सम्मानित भी किया, ठीक है, उस तरीके। अब प्रश्न आता है कितने अन्य जो है फाइनलिस्ट हैं जहां पे सम्मानित किया गया है, तो वो आप बताइएगा। ईट राइट इंडिया आंदोलन में 9 है, 9 बताया गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है इसके संबंध में, जो इंपॉर्टेंट था मैंने यहाँ पर बता दिया। अब अगला सवाल हम लोग लेते हैं, ठीक है। हेलो सर। हाँ सर, ये जो आपने जंगलों के वो बताया था हम लोगों को, बिश्नोई आंदोलन, टिहरी आंदोलन, चिपको आंदोलन, जो ये आंदोलन बताए थे पर्यावरण से रिलेटेड, सर इसमें डेट का बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। गूगल पे कुछ दिया है आपने, अलग थोड़ा लिखवाया है, और कई जो किताबों में अलग अलग तरीके से, और ये आप कहीं भी किसी भी नोट्स को भी देखेंगे, गूगल भी देखेंगे, किताब में देखेंगे, तो हर जगह वही आएगा। 1 आध 2 वर्ष का कंफ्यूजन होता है, 1 आध 2 वर्ष का आगे पीछे होता है, ज्यादा वो नहीं। मैंने अरोड़ा आशर की किताब को फॉलो किया है, ठीक है। नहीं सर, कितने में अलग अलग दिया हुआ है। वो दृष्टि का एक है, मतलब पेज, उस पे मैंने देखा तो उस पे भी अलग है, और फिर एक जगह मैं मॉक टेस्ट दे रही थी तो वहां पे भी काफी अलग अलग है, तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो रही थी, कहीं अगर पेपर में ऐसा आ गया तो फिर पेपर में अभी मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा कि 1 आध 2 वर्ष का होता है। वो दृष्टि का भी मिलाओगे तो नेट से तुमसे भी मैच नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, गूगल पे क्या मैच हो रहा है, देखा ही नहीं होगा आपने। नहीं हो रहा है सर। टिहरी आंदोलन 1980 दिखा रहा है, और आपने 1972 लिखवाया है। अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजें से मिलता है, बट आपको मैंने जो लास्ट में एक मैंने सीक्वेंस बनाया है। अच्छा, हाँ, एक लास्ट में मैंने एक बार सीक्वेंस में लिखवाया है, क्रम में। किसी को याद है भाई मैंने क्रम में लिखवाया है? जी जी सर, लिखा है आपने क्रम में। जी सर, वही बिश्नोई क्रम आंदोलन। आप याद करके जाइएगा, वो आपको ओके सर, पेपर में वही ओके मिलने सर। वाला है, जो मैंने क्रम में सारे आंदोलनों को एक सीक्वेंस में सजाया है, वही क्रम। ओके सर। अगला सवाल लीजिए और बताइए जवाब उसका। 2017। यस 2017, और 3535 का 2006। हाँ सर, ऊपर वाला 2006। आपने और भी लोग बताते रहिए, थोड़ा बहुत अपने सवाल का जवाब देते रहेंगे, है ना। सर 35 का तो 2006 आएगा, और 36 का 2014 आएगा। 35 का जवाब आप जो बताना चाह रहे हैं मुझे, 2006। नहीं बताया आपने। 35 का ऑप्शन कौन सा सही जा रहा है?
सर बी सेकंड ऑप्शन बी वाला 2006 सर। भारत में 2006 दिव्यांगों के लिए राष्ट्रीय नीति का वर्ष जो घोषित किया गया या उसका अंगीकृत किया गया, उसका जवाब आप लोग 2006 मुझे सर। कह रहे हैं कि ऑप्शन बी जाएगा। ऑप्शन यस सर। बी जाएगा। यस सर। जी। 2006 है ना। राष्ट्रीय दिव्यांग जो है या विकलांग नीति 2006 पीडब्ल्यूडी में कम से कम 18 वर्ष से बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात भी हुई है। ये बात आप जानते हैं, ठीक है, तो भी आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 36। राष्ट्रीय मानसिक इसमें स्वास्थ्य तो- नीति किस वर्ष अंगीकृत किया गया है? 2014 सर। 2017 में सर। 17 में सर 2017 डी ऑप्शन। 36 का जवाब आप डी दे रहे हैं, है ना। जी सर। बट इसका जवाब जो है 10 अक्टूबर 2014 को राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति की घोषणा की गई और भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 में लाया गया और इसे अधिनियम स्वास्थ्य देखभाल के नाम से जाना जाता है। पहले इसी को मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के नाम से जाना जाता था 1987, ठीक है। अब मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम के नाम से 2017 जाना जाता है। प्रश्न यहाँ पर है कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति को किस वर्ष में अंगीकृत किया गया, तब जवाब आना चाहिए 2014। 2014। 14 सर। देखिए ये प्रश्न आया था 2018 में, अब इस बार प्रश्न नहीं आएगा, फिर भी आप यहाँ पे बता दीजिए, आपको पता। फर्स्ट वाला सर। सर 4 नंबर सर 21% और 8%। अच्छा, हाँ हाँ सर 21% और 8% सर, सही है। बी वाला सर। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, कुल जनसंख्या कितनी बताई गई है ना। तो अनुसूचित जाति को 16.6% है जी सर, और वो 8.6। अनुसूचित जनजाति का 8.6% है। कुल ऑप्शन जनसंख्या 1। पर इन्होंने बेसिकली इस पे बातचीत किया है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना, कि अगर हम बात करें किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही है, तो आप लोग पता होना चाहिए कि जनसंख्या वृद्धि दर, ये तो बेसिकली पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी वैसे एक बार सवाल आया हुआ था। मेघालय बेसिकली उसका करेक्ट जवाब था, है ना, मेघालय। ये में पूछा गया था सर। ठीक है, राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अपने उत्तर भारत में? यूपी। उत्तर प्रदेश। यूपी सर। सर उत्तर प्रदेश। अगला सवाल, एक प्रबंधक किसको छोड़कर हस्तांतरित कर सकता है? प्राधिकार। सर प्राधिकार सर। प्राधिकार सर। एक प्रबंधक किसको छोड़कर हस्तांतरित कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 38। देखिए जो सर उत्तरदायित्व फिर जी कार्यभार सर। थर्ड ऑप्शन सर, उत्तरदायित्व। सर थर्ड सर उत्तरदायित्व। हाँ, उत्तरदायित्व ही करेक्ट जवाब होगा। यहाँ सर, प्रबंधक इसमें व्यवस्था इंग्लिश करने वर्जन वाला दिखा दीजिए। मैनेजर, जहाँ पे अथॉरिटी आदेश देने का अधिकार, पदाधिकार का पद के कारण प्राप्त जो अधिकार होता है उसको बताता है। कार्यभार किसी कार्य या पद का उत्तरदायित्व या कार्यवाही या कार्य। लेकिन मैनेजमेंट किसको छोड़कर हस्तांतरित कर सकता है? तो उत्तरदायित्व को छोड़कर कार्यभार को भी हस्तांतरित कर सकता है, अथॉरिटी को भी कर सकता है, विभाग का जो प्रतिनिधित्व करने वाला बैठक होता है उसको भी कर सकता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपका करेक्ट जवाब होगा। सर इसका इंग्लिश दिखा दीजिए।
ओके, हो गया, आगे बढ़े। जी सर। देखो, हेलो सर। कहते हैं कि कार्यात्मक का ठोस साक्ष्य डैश शोध विधि से प्राप्त होता है। क्या होगा? प्रयोगात्मक होगा, सर ए ऑप्शन, तुलनात्मक होगा, सहसंबंध होगा या प्रयोगात्मक। प्रयोगात्मक सर। सर ऑप्शन है। ऑप्शन नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर, ए ऑप्शन बोला। तो जरा मुझे बताइए प्रयोगात्मक सर, कार्यात्मक प्रयोगात्मक। साक्ष्य कहाँ पर होगा? सर ऑप्शन सेकंड, ए कार्यात्मक ऑप्शन तुलनात्मक। सर। भाई इतना सरल सवाल क्यों एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्यों नहीं हो सकता कि कार्यात्मक ठोस साक्ष्य का प्रयोगात्मक शोध विधि से प्राप्त होता है? एक्सपेरिमेंट जब करेंगे उसी से हमें तो रीजन मिलता है। ठीक, क्या शोध कारण और प्रभाव संबंधों को उजागर करता है कि नहीं? बताइए। घटना दूसरी घटना को अंजाम दे सकती है, ये बात भी बताता है। जैसे आप ही लोगों में से किसी बच्चे ने कहा सही बात कि है। धूम्रपान की वजह से फेफड़ों का कैंसर होता है, और यह एक जी निश्चित कारण और प्रभाव के संबंध को दर्शाता है। तो सिंपल सी बात है कि कार्यात्मक और ठोस जो साक्ष्य है वो प्रयोगात्मक शोध विधि से ही प्राप्त हुआ है ना। तो सहसंबंध दो वेरिएबल के बीच संबंधों की जो डिग्री का वर्णन होता है उसी को करने के साथ ये एक प्रकार से रिलेट कराता है। तो मेरा कहने का जो भाव है, सहसंबंध दो टाइप की जो है, युक्त, पॉजिटिव और नेगेटिव, जहां एक प्रकार से कार्यात्मक वो साक्ष्य भी हमें देखने को मिल सकता है। परंतु यहाँ सवाल हमारे सामने प्रयोगात्मक से है, तो प्रयोगात्मक जो है कार्यात्मक का एक ठोस साक्ष्य माना जाता है। ये बात आपका करेक्ट जवाब। तो सवाल सहसंबंध से तो होगा नहीं, ना ही आपका कार्यात्मक तुलनात्मक भी होगा। और ये देखो, मानव जाति जो शास्त्र है ये नृवंश विज्ञान है, एथनोग्राफी। कल आप लोग देखा भी था। ये एक जो है नृवंश जाति नृविज्ञान की शाखा है, और व्यक्तिगत संस्कृतियों का एक व्यवस्थित अध्ययन ही नृवंश विज्ञान का अध्ययन करता है। ये चीजें हैं, बट यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट। अगला सवाल देखिए, ये देखिए पेपर में सवाल आ चुका है, इंपॉर्टेंट सवाल है ना। कार्ल मार्क्स। इसी का इंग्लिश आया हुआ था, इसी क्वेश्चन का इंग्लिश आया था 2021 में, याद है? हिंदी में भी इंग्लिश दिखा रहा था और यही प्रश्न था। बताइए। कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स होगा सर, डी ऑप्शन। यस, कार्ल मार्क्स इज द राइट आंसर होगा। बुजुर्वा आजी, जहां पर नागरिकों के मध्य वर्ग की बात हुई, जिन शास्त्रों से सीमांतवाद धराशाही कर दिया था, अब वही बुजुर्वा आजी उनके निशाने पर हो गए। या शब्द किसके हैं? तो कार्ल मार्क्स के हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे बहुत सारे विद्वान यहाँ पे एंजल्स वगैरह भी आ रहे हैं। जेरोकिन सेरोकिन का भी नाम आता है, टॉल्वी का भी नाम आता है। तो जो फ्रेडरिक एंजल्स है ना, ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कार्ल मार्क्स के साथ आते हैं, कार्ल मार्क्स के साथ आते हैं। बट यहाँ आपका ये जवाब सही नहीं होगा, लेकिन पेपर में जब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का नाम आएगा 1948 वाला, तब आप वहाँ पे करेक्ट जवाब लगाने का प्रयास करेंगे कि एक और विद्वान है जिसका नाम है एंजल्स। ठीक है, एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं अर्नोल्ड जे टर्नबी का नाम आता है। अर्नोल्ड टर्नबी ये बेसिकली इतिहास का एक अध्ययनकार है, अध्ययन करता है, और इसकी ज्यादा भूमिका जो है परीक्षण पर सभ्यता की बात होती है। फिर परीक्षण पर सभ्यता पर बात होती है ना, तो सभ्यता आप यहाँ पर करेक्ट कर दीजिए। ठीक है, सेरोकिन का तो नाम पता ही होगा आपको। सेरोकिन क्या कहता है? 1937 में जो है सामाजिक और सांस्कृतिक जो गतिशीलता है उसको है। और मैंने पहले ही बता रखा है कि सेरोकिन के बारे में, सेरोकिन लिखा हुआ है मतलब ये सेरोकिन ही है। यस सर। कर्मचारी सशक्तिकरण पद का क्या अर्थ हो सकता है? देखिए, कर्मचारी को अधिक स्वायत्तता और नीति निर्धारण शक्तियां देने का एक प्रक्रिया हो सकती है। भाई कर्मचारी सशक्तिकरण का अगर जो है पद का क्या अर्थ होगा?
तो भाई सर कार्यबल के भीतर अधिक स्वतंत्रता से गतिशील होने के लिए श्रमिकों को बढ़ा देने की एक व्यवस्था है सर, हाँ हाँ, मतलब 2 नंबर सही है। सेकंड नंबर से नहीं, ए ऑप्शन सही है। ऑप्शन पहला ही करेक्ट जवाब है आपका यहाँ पे। ऑप्शन जो फर्स्ट गया है यही आपका करेक्ट है ना। बाकी कार्यबल के भीतर देखो अधिक स्वच्छता गतिशीलता होने से श्रमिक को बढ़ावा देने की व्यवस्था हो सकती नहीं, कंपनी के मुनाफे का साझा नहीं, नेतृत्व की औपचारिक प्रणाली में जो नियंत्रित हो उस पर अतिरिक्त निर्भर हो, नहीं ये भी नहीं होगा। पहला ही सही है आपका, पहला ही करेक्ट। मैस्लो ने मानव की आवश्यकताओं से संबंधित अपने त्रिकोण को दर्शाया था इस तरीके से, कल ही तो शायद मैंने बताया था आप लोगों को। जरा बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट जवाब होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 42 का। थर्ड ऑप्शन सर थर्ड सुरक्षा और सुरक्षा निम्न श्रेणी की मानव आवश्यकता। सर सेकंड। थर्ड ऑप्शन है। नए कार्य सर, की चुनौती fourth देना option। मूल मानव आवश्यकता है, गलत। धन श्रमिकों को Fourth सदैव option। प्रेरित करता है, गलत। संरक्षा सुरक्षा निम्न श्रेणी की आवश्यकता मानी जाती है। देखिए मैंने पहले ही बता रखा है, ये निम्न है, ये ऊपर उच्च है। उच्च और निम्न तो Fourth option होगा। सुरक्षा भी आता है और जो है सुरक्षा भी आता है। तो मैं आपको आवश्यकता कहूंगा कि सुरक्षा option स्नेह आपको प्यार भी आता है सर, इसमें 3 आता है। थर्ड वाला से। हाँ, कंपनी जब अच्छे मानसिक आत्मसम्मान और आत्मशुद्धि ऊपर आता है। ऑप्शन थर्ड आपका सही है क्वेश्चन नंबर 42 का। किसी जो है संरचित रूप से एक क्रिया को संगठित रूप को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 42। विधि प्रत्यक्षीकरण मॉडल से। सर विधि। ओके, मॉडल कैसे? विधि सर, विधि। जी सर, विधि क्यों नहीं हो सकता? फोर्थ। क्या होना चाहिए बताइए? कि विधि सर। विधि लग रहा है। संरचित रूप से विधि सर, डी वाला। संरचित रूप से किस नाम से जाना जाता है? मॉडल आप कह सकते हो, मॉडल है ना। जो संरचित रूप है, कोई व्यक्ति है ना, कोई व्यक्ति देखकर सर संरचित और असंरचित विधि है ना सर। कोई व्यक्ति देखकर क्रिया कर रहा है तो उसी को संरचित रूप दिया जाता है, संरचना के रूप दी जाती है, और वो मॉडल है, वो मॉडल है। परसेप्शन किसी बात के विषय में व्यक्ति को विशेष कर किसी बात की विशेषता की आंख पे बल दिया जा रहा हो तो परसेप्शन होता है, वो प्रत्यक्षीकरण होता है। ये गलत है, कौशल भी गलत है, विधि यानी भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 44। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में सामुदायिक परिषद की निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होगा? सामुदायिक परिषद सर कोष जुटाना नहीं है सर, 2 नंबर नहीं है। ऑप्शन बी। सर सेकंड ऑप्शन कोष जुटाना नहीं है सर। हाँ, ये तो कम्युनिटी चेस्ट है ना। हाँ सर। कम्युनिटी चेस्ट ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। सेवार्थी और कर्ता के संबंध में अनिवार्यता के रूप में दिया जाए तो क्या आत्मवादी व्यक्तिगत लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। नहीं सर, उद्देश्यपूर्ण होता है, पर्पसफुल। ये बात आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे बताइए कार्यकर्ता सर, उद्देश्यपूर्ण होगा। सर पर्पसफुल होगा, उद्देश्यपूर्ण। हाँ यस सर, सेकंड ऑप्शन। उद्देश्यपूर्ण आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 का सही जाएगा। उद्देश्यपूर्ण सामाजिक आकस्मिकता के विरुद्ध संरक्षण है। सामाजिक सुरक्षा। हाँ, सामाजिक सुरक्षा, बिल्कुल। किस वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट में संस्कृति भिन्नता पर बल दिया गया था? मैंने देखो 2004। 2006 तक लिखवाया है शायद, सॉरी 1990। 2004 है सर। सर 2004 ही होगा। 2004 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो मानव विकास के लिए संकल्पना का जो माप है वो 1990 में था। मैंने आपको एक वीडियो बनाया भी था और बताया भी है ना जी सर। और 2000 जो 2 है ना, जो 2002 है, ये बेसिकली महिला सशक्तिकरण भक्त हो रहे विश्व में प्रजातंत्र को बढ़ावा देना। तो विश्व में प्रजातंत्र को बढ़ावा देने की बात हुआ 2002 में। 2003 में क्या था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट लक्ष्य रखे गए थे निर्धनता को लेकर। सस्टेनेबल मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था ना उस समय, तो MDG। जी सर। MDG
तो उसके जो गोल थे निर्धनता को लेकर वो बात की गई थी यहाँ पर MDG में, निर्धनता को समाप्त करने के लिए वचनबद्धता की बात की। 2004 में सांस्कृतिक विविधता, अच्छा तो क्वेश्चन ही है। 2006 की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो है अभावी के बाद जिसे बिजली, निर्धनता, विश्वव्यापी जो जन संकट है उसके संबंध, निर्धनता, बिजली, अब इनके संबंध में अभाव और पर 2006 और आया कब था? 1990 में आया था मानव विकास और 2006 तक चला था। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम जो है अधिगम समाज सेवा में को परिवर्तित करके जरूरतमंद लोगों की ओर पहुंचाता है? ऑप्शन ए मूल आवश्यकता का उपागम। जी सर, मूल आवश्यकता का उपागम। काई स्क्वायर की गणना काई स्क्वायर का गणना किया गया मान क्या हो सकता है? ऑप्शन सी। ए ऑप्शन सर, ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव सर नेगेटिव नकारात्मक, नकारात्मक दोनों ऑप्शन सी। नकारात्मक सर, नकारात्मक। काई स्क्वायर की गणना किया गया मान सदैव सकारात्मक होता है, ठीक है। ऑप्शन ए सही रहेगा यहाँ पर, इस चीज पर ध्यान। अगला सवाल, एरन बुक किससे संबंधित है? ऑप्शन ए गेस्टाल्ट। संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक नहीं, गेस्टाल्ट तो लॉरल पल्स है, संज्ञानात्मक। गेस्टाल्ट चिकित्सा आपका ऑटो रैंक और पल्स लोरा जो है, सॉरी गेस्टाल्ट चिकित्सा, गेस्टाल्ट चिकित्सा किसके है? क्रिस्टीन लोरा, एपिसेन लोरा। हाँ, और उनके पल्स फ्रिट्ज पल्स है ना? जी सर। और उसके बाद सेवा केंद्रित कार्ल रोजर्स। कार्य केंद्रित तो आपका सिंपल सी टास्क है, विलियम कार्य टास्क है ना, ये तो विलियम रीड और लोरा का ही नाम आएगा ना इसमें भी विलियम रीड और लोरा का ही नाम आएगा। समग्रतावाद में बेसिकली गेस्टाल्ट में उन्होंने वहां पे बात किया था, परंतु फिर भी यहाँ पे ऑटो रैंक की भी भूमिका है गेस्टाल्ट में। जी सर, ऑटो रैंक भी है, ऑटो रैंक भी है। और सेवार्थी केंद्रित में कार्ल रोजर्स है 1951, है ना। संज्ञानात्मक में एरन बेक, अच्छा नाम ही है, ठीक है। ऑप्शन आपका बी सही है। आज अभी के लिए इतना ही रखिए आप सभी लोग। 50 क्वेश्चन हो गए हैं। 51 से हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी 8:30 पर, है ना, ठीक है। क्वेश्चन और रह गया इसको सर, ये जो FSS